अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ था और उसका जो लेक्चर है मियोसिस के ऊपर पार्ट ए वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसमें हमने मियोसिस, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मियोसिस क्या है और उसके फेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और उसमें से एक आर्टिकल हमने पढ़ा था प्रोफेज़ 1 जो कि एक लेंथी फेज़ है और उसको फर्दर हमने स्टेजेस में जो है फर्दर डिवाइड किया था। तो नेक्स्ट हम मियोसिस से आगे जो प्रोफेज़ 1 है उससे आगे हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज़, एनाफेज़ 1 और टेलोफेज़ क्या है, ये इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर अप होगा। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मियोसिस 2 क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसको साथ कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस के बारे में हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है कि ये एक ऐसी सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें डिप्लॉयड सेल डिवाइड इंटू 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल, कि एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं। इस तरह की डिवीजन को बेटा मियोसिस कहते हैं। और याद रखना है बनने वाले डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन कि यहाँ क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो रही है तो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो रिडक्शनल डिवीजन कहलाएगी। एक ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, 46 क्रोमोसोम उसके अंदर मौजूद है। तो ये जब इंटरफेस से गुजरेगा ना तो इंटरफेस के एस फेज से पास आउट होने के बाद ये फर्दर क्या होगा, इसके अंदर वही क्रोमोसोम तो 46 ही रहेंगे, लेकिन अब क्रोमोसोम जो है वो इस हालत में नहीं होंगे जैसे यहाँ इस तरह के क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम की शेप जो है वो थोड़ा सा इस अंदाज में चेंज हो जाएगी कि हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड होंगे। क्लियर? तो 46 क्रोमोसोम इस स्टेज में चले जाएंगे। फिर ये क्रोमोसोम, ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद इसने 2 डॉटर सेल बनाने हैं। पहली स्टेज में 2 डॉटर सेल बनाएगा और हर डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। फिर ये डॉटर सेल फर्दर मज़ीद तकसीम होगा और डॉटर सेल बनाएगा। तो इस तरह देखते देखते एक सेल से 4 नए सेल बन चुके हैं। तो इस तरह डिवीजन को हम क्या कहते हैं बेटा, मियोसिस कहते हैं, मियोसिस। और आप देख रहे हैं कि जो पेरेंटल सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम थे, डॉटर सेल के अंदर 23 आ रहे हैं, यानी क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई है। अगर आप ज़रा गौर करें तो पहली स्टेज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हुई है, 46 से ये 23 और 23 में कन्वर्ट हुई है। इसको हम कहते हैं मियोसिस 1। क्लियर? तो असल में जो हम कह रहे होते हैं ना रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, वो मियोसिस 1 में होती है। और फिर ये फर्दर जब ये डॉटर सेल डिवाइड करते हैं तो इस स्टेज को हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर अगर आप गौर से देखें तो 23 और 23 क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की तादाद में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन है जैसे कि माइटोसिस है। तो ये बातें ऑलरेडी हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। तो प्रोफेज़ 1 तक हमने देखा था कि उसके फर्दर स्टेजेस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो साइनेप्सिस से गुजरे हैं, उनके दरमियान क्रॉसिंग हुई है, रिशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी थी प्रोफेज़ के अंदर। अब मेटाफेज़ के अंदर क्या होगा, प्रोफेज़ 1 तक एक बात ये भी है कि हमने देखा था कि क्रोमोसोम पेयर हो चुके थे। कम से कम एक दो पोजीशन ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि क्याज़मेटा उन्होंने बनाया हुआ होता है। अब ये रैंडमली तौर पर ये हमारे जो सेल है इसके अंदर फैले हुए होंगे ये क्रोमोसोम जो पेयर की शक्ल में है। क्लियर? अब मेटाफेज़ 1 के अंदर क्या होगा, मेटाफेज़ 1 के अंदर बेटा स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी चेंज ये आएगी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट यानी न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना प्रोफेज़ 1 तक अभी सही तरीके से वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी, वो टूटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मेटाफेज़ स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, उन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। और उन स्पिंडल फाइबर में से कुछ कौन से फाइबर्स होते हैं, कैनेटोकोर फाइबर्स। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो कि माइटोटिक अपरेटस के ऊपर था वहाँ ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। कैनेटोकोर फाइबर्स क्या करेंगे, अटैच टू कैनेटोकोर ऑफ बाइवेलेंट, जो आपके क्रोमोसोम है ना पेयर की शक्ल में, जिनको हम बाइवेलेंट कहते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट है। क्लियर हो गया? या हम इन्हें टेट्राड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, टेट्राड का। क्लियर? तो टेट्राड का क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, 4 उनके बाजू बन जाते हैं यानी कि क्रोमाटिड बन जाते हैं, इसलिए हम टेट्राड कहते हैं। अब बाइवेलेंट के साथ ये जो फाइबर्स हैं इनको कहते हैं कैनेटोकोर फाइबर्स। ये कैनेटोकोर फाइबर्स इस जगह पे खास प्रोटीन होती है जिसको कैनेटोकोर प्रोटीन कहा जाता है। ये कैनेटोकोर फाइबर्स वहाँ जाके जुड़ेंगे और क्या करेंगे, क्रोमोसोम के पूरे जोड़े को एक सेंटर के अंदर अरेंज कर देंगे और हमारे पास मेटाफेज़ प्लेट बन जाएगी। ठीक है, एक मेटाफेज़ प्लेट अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमने कहाँ डिस्कस की थी, ये माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ी थी।
वहां पर उस मेटाफेज प्लेट के अंदर सिंगल क्रोमोसोम है जो एक ही लाइन के अंदर अरेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर मियोसिस 1 का जो फेज है मेटाफेज 1, यहाँ क्रोमोसोम के जोड़े जो हैं वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। अगर हकीकत में देखें ना तो हमारे पास 2 मेटाफेज प्लेट बन रही हैं, एक क्रोमोसोम की इस तरीके से और दूसरा क्रोमोसोम इस साइड से, यानी कि एक मेटाफेज प्लेट के अंदर 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, या हम कह सकते हैं 2 मेटाफेज प्लेट बनती हैं। क्लियर हो गया? तो ये कंपैरिजन में आप लोगों ने ये सारी चीजें अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अब हुआ क्या है सिंपल, सेंट्रियोल से माइटोटिक स्पिंडल से निकले हैं और वो जाकर उनमें से काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की अपोजिट साइड पे जाकर अटैच हो गए हैं। ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने कयाज बनाया हुआ है। अब ये क्या करेंगे, उन क्रोमोसोम के जोड़े को अलाइन कर देंगे, ये भी मेटाफेज प्लेट बनेगी। लेकिन इस मेटाफेज प्लेट और माइटोसिस की ये जो मेटाफेज प्लेट बनी हुई है ना, ये बेटा माइटोसिस के प्रोसेस में है। माइटोसिस की मेटाफेज प्लेट में फर्क यह है कि वहां मेटाफेज प्लेट में सिंगल क्रोमोसोम अरेंज होता है और यहाँ मेटाफेज 1 के अंदर मियोसिस के प्रोसेस के अंदर 2-2 क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होते हैं। वहां मेटाफेज प्लेट सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम से बन रही है, यहाँ एक जो मेटाफेज प्लेट है आप कह सकते हैं 2 मेटाफेज प्लेट एट अ टाइम बन रही है, हर क्रोमोसोम से एक नजर आ रही है। तो इस तरह क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में 23 पेयर्स होंगे, वो अपने आप को अलाइन करके क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी मेटाफेज के अंदर। अब एनाफेज के अंदर नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होता है बेटा वो है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, काइनेटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट। काइनेटोकोर फाइबर क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट करेंगे। ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये जो किसी चीज़ के साथ भी अटैच नहीं होते। अब इन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है, ये जितना जितना इलोंगेट करेंगे ना, सेल को इनलार्ज करेंगे, सब सेल को बड़ा करेंगे। समझ आ गई है ना? तो आगे साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ना, सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करने का प्रोसेस है, वो आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट करते हैं, उनकी लंबाई में इजाफा होता है ताकि सेल बड़ा हो सके और उसकी डिवीजन हो सके। साथ साथ जो काइनेटोकोर फाइबर हैं जिन्होंने क्रोमोसोम के साथ जो जुड़े हुए थे, वो अब क्या करेंगे बेटा, पुल इंडिविजुअल क्रोमोसोम, पूरे के पूरे क्रोमोसोम को ये क्या करेंगे, पुल करेंगे। यहाँ से ये वाला क्रोमोसोम पुल होगा, यहाँ से ये वाला क्रोमोसोम पुल होगा और इंडिविजुअल क्रोमोसोम को पुल करेंगे। इस तरह क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम एक साइड पे और आधे क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो हम कहते हैं कि रिडक्शनल फेज है ये, और ये बड़ा क्रिटिकल फेज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज है, क्रिटिकल फेज है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की अगर बराबर डिवीजन ना हुई तो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद में थोड़ा सा बिगाड़ा जाएगा, तादाद जो है वो सही नहीं रहेगी। इस तरह जो डॉटर सेल हैं वो डिफेक्टिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो पुलिंग है वो भी बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्रोमोसोम को इक्वली जो है वो हमने खींचना है और 2 हिस्सों में उन्हें बराबर बराबर तकसीम भी करना है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं, एनाफेज 1। क्लियर है बेटा? तो ये सारी चेंजेस वहाँ पर आ रही होती हैं। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि यहाँ जो क्रोमोसोम है उनका पैटर्न सेम नहीं है। ये मैं वैसे कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैक मैंने पहले लिखा है, फिर उसकी जगह पे ग्रीन आ गया, फिर यहाँ ग्रीन है और उसकी जगह पे ब्लैक आ गया। इसे कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। रैंडम असॉर्टमेंट क्यों है ऐसे? देखिए बेटा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, हमें क्रोमोसोम वालिदैन से मिलते हैं, मदर और फादर से। अगर एक साइड पे फादर वाले क्रोमोसोम हो, अगर हम उसको मान लें कि ब्लैक वाले फादर वाले हैं, क्लियर, और दूसरी साइड पे मदर वाले क्रोमोसोम हो, तो जब ये डिवीजन होगी, ठीक है क्रॉसिंग ओवर हुई है, सेगमेंट चेंज हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक साइड पे फादर वाले हों और एक साइड पे मदर वाले हों, तो एक डॉटर सेल के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम आएंगे, थोड़े बहुत उनके सेगमेंट चेंज होंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक फादर वाली आ जाएंगी, और दूसरी साइड पे जो क्रोमोसोम है वो सारे मदर वाले आ जाएंगे। थोड़ी बहुत चेंज हुई है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, लेकिन सारे कैरेक्टर वो उस सेल के अंदर किसके चले जाएंगे, मदर वाले चले जाएंगे। इसलिए जो औलाद है उसके अंदर पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक फादर वाली या मदर वाली होंगी, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आएगी। तो ये सही तरीके से हम कहते हैं जो हमारा कंसेप्ट है ना जेनेटिक वेरिएशन का, फिर वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। फिर यहाँ पर ये जो एक टर्म है ना, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बेतरतीब अंदाज में आते हैं। ये बात आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि एक साइड पे फादर वाले आ जाए क्रोमोसोम और दूसरी साइड पे मदर वाले, कोई फादर वाला आ सकता है, कोई मदर वाला आ सकता है, अगेन फादर वाला, अगेन मदर वाला। इस तरह क्या होगा कि एक ही सेल में फादर और मदर के क्रोमोसोम चले जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो जाएंगी और दोनों के अंदर शफलिंग हो चुकी है, उससे मजीद वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगी। तो ये वेरिएशंस के लिए लाजमी होता है कि रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी हो, तो ये आगे तब्दीलियां लाती है औलाद के अंदर। ये इसलिए रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर अकर होती है। बहरहाल अब क्रोमोसोम की जो है वो डिवीजन हो चुकी है, काइनेटोकोर फाइबर्स अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ जा चुके हैं,
उन्होंने कंट्रैक्ट किया और उन्होंने दोनों जो पेयर थे क्रोमोसोम के, हर क्रोमोसोम को, अब ये एक डिफरेंस क्या आएगा अगर हम माइटोसिस की बात करें ना, तो माइटोसिस के अंदर क्या है बेटा कि सिंपल एक क्रोमाटिड ही है जिसको खींचा जा रहा होता है रेस्पेक्टिव पोल की तरफ, सिंगल क्रोमाटिड को। क्लियर? एक ही क्रोमोसोम के क्रोमाटिड जो हैं वो खींचे चले आ रहे होते हैं। जबकि अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस के अंदर जो है बेटा ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, या पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक साइड पे जा रहा होता है। तो यहाँ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर बेटा एक क्रोमोसोम के बाजू अलग हो रहे हैं, यानी क्रोमाटिड अलग हो रहे हैं, और मियोसिस के अंदर बेटा पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो अलग हो रहा है। यानी इस क्रोमोसोम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये वाला क्रोमोसोम है बेटा जिसके 2 क्रोमाटिड है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जब ये अलग अलग हो जाते हैं, इनकी सेपरेशन हो जाती है, काइनेटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और साथ साथ जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट हो रहे होते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है उसका नाम है टीलोफेज। अब टीलोफेज के अंदर क्या होता है, टीलोफेज में ये इतना ज़्यादा कंट्रैक्ट हो चुके होंगे काइनेटोकोर फाइबर्स कि हर क्रोमोसोम अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ जा चुके होंगे। ठीक है? अपने अलग अलग साइड्स पे, अपने अलग अलग एंड्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है? और फिर दोबारा क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज होगी, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, और साथ साथ न्यूक्लियोलाई दोबारा बन जाएगा, रीअपेयर होगा। और अब इसमें फर्क क्या है, जो हमारे पास माइटोसिस का फेज है वहां जो डॉटर सेल बने हैं उनके सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मियोसिस के अंदर डॉटर सेल बन रहे हैं इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, 23 एंड 23। क्लियर? और इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं इनके पास बेटा अगर हम देखें ना, तो इनके पास 2 क्रोमाटिड होते हैं। क्लियर? ये इस तरह के क्रोमोसोम जो है वो 23 क्रोमोसोम हर न्यूक्लियस के हिस्से में आए हैं। यहाँ पर भी इसी तरह के ही कुछ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा? तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने दोबारा ग्रीन कलर में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रीऑर्गेनाइज हो जाती है, और ये जो क्रोमोसोम 23 आए हैं ये क्या हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और दोबारा किस फॉर्म में चले जाएंगे, क्रोमैटिन की शक्ल में चले जाएंगे। उसके बाद फौरन साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा जो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस माइटोसिस के अंदर डिस्कस किया है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे माइटोसिस में है। क्लियर? तो यहाँ इसलिए मियोसिस के एंड पे साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिंपल ये बताया हुआ है कि साइटोकाइनेसिस इसके बाद अक्कर होगी और सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा कि मियोसिस के अंदर क्या होता है, 2 बड़े इवेंट हुए हैं, एक तो रिशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम की रिशफलिंग हुई है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर हुई है। दोनों की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात हैं ऑफस्प्रिंग की, औलाद की, वो सारी की सारी चेंज हो जाती हैं। क्लियर? और हर फेज़ में क्या क्या चेंजेस आ होती हैं, इन तमाम टॉपिक्स को भी हमने साथ डिटेल से डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। बस आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मियोसिस 2 और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।